हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनूप कुमार सिंह। अपने YouTube के इस प्लेटफॉर्म पर एजुकेटर्स बूस्टर पे आप लोग का मैं फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज फिर से हम लोग अपने करंट अफेयर 2024 की सेशन को आगे बढ़ाएंगे, जो कि 2024 और 25 में आयोजित होने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रतियोगिताओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। ठीक है, आज हम लोग इस सीरीज में नोबेल पुरस्कार, ठीक है, नोबेल प्राइज एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हर बार किसी न किसी एग्जाम में जरूर आता है। 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर दिख जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आज क्या करेंगे कि अपने इस सेशन में पूरे नोबेल प्राइज को कवर करेंगे। ये क्वेश्चन के थ्रू हम लोग का जर्नी होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना, तो इसे ध्यान में रखते हुए, ठीक है, जिन महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए नोबेल प्राइज मिलते हैं उन सभी के विजेताओं और उन्हें किस कार्य के लिए इस प्राइज से, ठीक है, पुरस्कृत किया गया है, इसको भी क्वेश्चन के रूप में आपको आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इसके साथ ही साथ नोबेल प्राइज के हिस्ट्री में कोई बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं जो घटी होंगी, ठीक है, उन सब चीजों को भी इसमें मैंने समेटने का कोशिश किया है। तो आइए हम लोग इसे आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा सेशन क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ही होगा, क्योंकि आपको एग्जाम क्वेश्चन आंसर के ही फॉर्म में मिलने वाला है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे केवल लेक्चर दे दूंगा तो उससे आपका अटेंशन कम होगा, लेकिन यहाँ फोकस होगा। ठीक है, और क्वेश्चन सेम हूबहू भी रिपीट कर सकते हैं, राइट। तो आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि वर्ष 2024 के शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। आपके ऑप्शन क्या है? ए निहोन हिदाक्योन, निहोन हिदानक्यों, फिर बी है एलेस बियलियोव्स्की, उसके बाद फिर है सी विश्व खाद्य कार्यक्रम, फिर जुआन मैनुअल सैंटोस। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ए, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, हिदान क्यों जो है यह एक संगठन है जापान का, इसे ही इस बार के लिए 2024 के लिए नोबेल प्राइज के लिए चुना गया है। क्या है? हिदोन, क्या है? निहोन हिदान क्यों। ठीक है, ये क्या है? जापान का एक संगठन है। इस संगठन को इस बार का 2024 का नोबेल प्राइज दिया गया है। आखिर इस संगठन में ऐसा क्या खासियत है जो इसे चुना गया है शांति के नोबेल प्राइज के लिए? तो दोस्तों क्या है कि ये परमाणु जो हथियार होते हैं, ठीक है, इनके विरुद्ध इन्होंने बहुत लंबे समय से मुहिम चलाया है। ठीक है, क्या? परमाणु न्यूक्लियर आर्म जो होता है, परमाणु हथियार जो होता है, परमाणु हथियार के विरुद्ध इन्होंने क्या किया है? एक मुहिम चलाया है। मुहिम चलाया है। आपको पता होगा ये कौन लोग हैं? तो इन्होंने जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के द्वारा, ठीक है, जापान के 2 महत्वपूर्ण शहर थे, ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी, इन दोनों शहरों पर क्या हुआ था? प्रयोग किया गया था परमाणु बम का, जिसके वजह से ये शहर क्षतिग्रस्त हो गया था और आने वाली पीढ़ियां जो थी वो इसके चपेट में आ गई थी। ठीक है, तो इसके भयावह परिदृश्य को देखते हुए जो लोग इस परमाणु हमले में बच गए थे, उन सभी लोगों के द्वारा इस संगठन का निर्माण किया गया था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु हमले से बचे हुए लोगों ने इस संगठन का निर्माण किया था। और ये संगठन करता क्या है? परमाणु हथियार के विरुद्ध, मतलब ये जागरूकता फैलाता है और परमाणु हथियार को लिमिटेड करने के लिए, उसे नष्ट करने के लिए, ठीक है, ताकि फिर से विश्व में ऐसा कोई घटना ना घटे, ये संगठन कार्य करती है। तो इसी के लिए दिया गया है इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार। आप इसे याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन सीधे सीधे यहां से भी बन सकता है। ठीक है, राइट। इसके अलावे जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये सभी महत्वपूर्ण हैं, इन सभी को नोबेल प्राइज दिया गया है। ये या तो एलेस बियोलियार्स्की हो, या फिर विश्व खाद्य संगठन कार्यक्रम हो, ठीक है, या जुआन मैनुअल सैंटोस हो, ये सभी को क्या है? इन सभी को भी नोबेल प्राइज कभी ना कभी दिया गया है। ठीक है, ओके फ्रेंड, तो अगले क्वेश्चन पे चला जाए। ओके फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलिए।
क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि शांति का पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, राइट। देखिए, जैसे हम लोगों ने 2024 के नोबेल प्राइज को देख लिया, उसके बाद हम लोग एक दो क्वेश्चन और देखेंगे जो शांति के नोबेल प्राइज के लिए, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक, जो पहले घट चुका है। तो शांति का पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो ए नंबर है आपका ऑप्शन रेड क्रॉस, बी नंबर है विश्व खाद्य कार्यक्रम, सी नंबर है जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, जिसे आईपीसीसी के नाम से भी आप जानते हैं, ठीक है। जब आप पर्यावरण पढ़ते होंगे तब उसको आप, ये संगठन बहुत महत्वपूर्ण है जो आता है। उसके बाद फिर हेनरी डुनांत। तो देखिए आपका सही उत्तर है हेनरी डुनांत, ठीक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो इन्हें दिया गया था सबसे पहले शांति का नोबेल पुरस्कार 1901 में, ठीक है। ये एक सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, ठीक। तो इन्हें शांति का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया। यहाँ रेड क्रॉस एक बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है। देखिए यहीं पर मैं कवर कर देता हूँ। सर्वाधिक बार शांति का नोबेल प्राइज रेड क्रॉस सोसाइटी को दिया गया है। क्या? सर्वाधिक बार शांति का नोबेल पुरस्कार रेड क्रॉस सोसाइटी को दिया गया है। कितना बार दिया गया है? तो 3 बार। ये याद रखना है आपको कि रेड क्रॉस सोसाइटी को सर्वाधिक बार शांति का नोबेल प्राइज दिया गया है और उसकी संख्या है 3। तो यहाँ पर एक बात ये भी ध्यान रखना है, और हेनरी डुनांत जी को ध्यान रखना है, क्योंकि 1901 में पहले ये व्यक्ति थे जिन्होंने नोबेल प्राइज को ग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना चाहिए। ओके फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अर्थशास्त्र विषय का 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन क्या है? डेरेन एसमोगलू, बी नंबर साइमन जॉनसन, सी नंबर जेम्स ए रॉबिन्सन, या डी उपरोक्त सभी। तो देखिए आपके उत्तर होंगे डी, उपरोक्त सभी। इस बार 3 लोगों को एक साथ जो है अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज दिया गया, 3 लोगों को एक साथ, ठीक है, जिसमें डेरेन एसमोगलू, फिर साइमन जॉनसन और सी नंबर में है कौन? जेम्स ए रॉबिन्सन। इन तीनों को दिया गया है, ठीक है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण फील्ड है अर्थशास्त्र का, ठीक है। और ये 3 लोग जो दिया गया है, इन्होंने एक बहुत ही खास महत्वपूर्ण विषय पर, ठीक है, अपना शोध किया है। आइए अगले क्वेश्चन में उसे हम देखेंगे, ठीक है, अगले क्वेश्चन के थ्रू उसे देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 यही है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र हेतु प्रदान किया गया। देखिए फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि किस फील्ड के लिए कोई नोबेल प्राइज दिया जा रहा है, ठीक। आपके ऑप्शन क्या है? ए नंबर विभिन्न देशों में पाए जाने वाले संपन्नता में अंतर के शोध के लिए, ठीक है। अर्थात किसी देश में अधिक संपन्नता है, किसी देश में कम संपन्नता है, या विकासशील देशों में कम संपन्नता है, विकसित देशों में अधिक संपन्नता है, और तीसरे देशों में इसके इन दोनों के बनिस्पत बहुत ही कम संपन्नता है। तो आखिर ऐसे संपन्नता में ये अंतर क्यों पाया जाता है, ठीक है। इसके महत्वपूर्ण कारणों का इन्होंने जांच किया जाता है इसके अंतर्गत। फिर बी नंबर क्या है? ट्रेड वार हेतु, फिर सी नंबर है करेंसी मैनिपुलेशन हेतु, और डी नंबर है विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था हेतु। मतलब बी नंबर का जो ऑप्शन क्या कहता है? ट्रेड वार, जो अभी अमेरिका और चीन के बीच में ट्रेड वार चल चुका था, तो वो उसके लिए ये आप मतलब कि इससे अन्य विश्व के देशों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर सी करेंसी मैनिपुलेशन, चीन सबसे आगे होता है करेंसी मैनिपुलेशन में, अर्थात अपने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपने करेंसी के दाम को क्या करता है? वो हमेशा नीचे रखता है, ताकि करेंसी का दाम जब नीचे होगा तो इससे क्या होगा? वहां के निर्यातकों को अधिक फायदा होगा, राइट। तो इसलिए ये भी एक अर्थशास्त्र में मतलब कि चर्चित मुद्दा है और चिंताजनक बात भी है। और विकसित देशों के, विकासशील देशों के अर्थव्यवस्था हेतु, मतलब विकासशील देशों के अर्थव्यवस्था में क्या खूबियां हैं, ठीक है, क्या कमियां हैं, इसके शोध के लिए। तो आपको बताना है चारों में आपका ऑप्शन क्या है। तो आपका सही उत्तर है ए, राइट, ए आपका सही उत्तर है। मतलब विभिन्न देशों में पाए जाने वाले संपन्नता में अंतर के शोध हेतु। अर्थात इन तीनों ही जो नोबेल प्राइज विजेता हैं, इन्होंने इस बात का शोध किया कि आखिर विकसित देश और विकासशील देशों में जो संपन्नता का स्तर है वो में अंतर इतना क्यों है। अर्थात विकसित देशों में
संपन्नता का स्तर बहुत ऊंचा है और विकासशील देशों में बहुत ही निम्न है। ठीक है, तो इसका क्या अंतर है, इसी पे इन्होंने शोध किया। इन्होंने बताया कि किसी भी देश में, ठीक है, वहां की राजनीति मजबूत निष्पक्ष राजनीतिक देखिए मैं लिखता जाता हूं, मजबूत किसी भी देश के अंदर, ठीक है, मजबूत है ना, मजबूत निष्पक्ष निष्पक्ष राजनीतिक पर्यावरण, राजनीतिक पर्यावरण प्लस पहला प्लस मजबूत मजबूत ठीक है, निष्पक्ष कानूनी संस्था, कानूनी संस्थाएं, ठीक है, कानूनी संस्थाएं वहां के अर्थव्यवस्था पे ना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। ठीक है, इनका कहना था कि किसी भी देश के अंदर निष्पक्ष संस्थाएं, ठीक है, निष्पक्ष संस्थाएं जिनमें राजनीतिक संस्था या राजनीतिक पर्यावरण या किसी भी देश में निष्पक्ष और मजबूत कानूनी संस्थाएं, ठीक है, तो इस तरीके की जो संस्थाएं हैं उन देशों में आर्थिक संपन्नता को बढ़ाने में बहुत अधिक सकारात्मक सकारात्मक भूमिका निभाती हैं। ठीक है, यही अंतर है। इसी के कारण क्या है कि विकासशील देशों में बहुत समय से आर्थिक विकास के रास्ते पे ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, फिर भी इनमें जो संपन्नता का स्तर है वो विकसित देश के मतलब कि बराबर या तुल्य नहीं हो पाई है। ठीक है, तो इन्होंने इसी बात पे जोर दिया कि किसी भी देश के अंदर जो संपन्नता होती है, आर्थिक संपन्नता होती है, वहां की निष्पक्ष संस्थाओं के कार्य करने की वजह से उस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जैसे मैंने बता दिया कि यदि राजनीतिक संस्थाएं किसी भी देश की अगर निष्पक्ष हैं, ठीक है, और कानूनी संस्थाएं भी निष्पक्ष हैं, तो इनका आर्थिक संपन्नता पे असर पड़ता है। यही कारण है कि विकसित देश और विकासशील देशों में, ठीक है, आर्थिक विकास के रास्ते पे इतना आगे बढ़ने के बाद भी विकासशील देश आज आर्थिक रूप से उतने संपन्न और मजबूत दिखाई नहीं पड़ते जितने कि विकसित देश दिखाई पड़ते हैं। राइट, तो इस बात को ध्यान में एकदम रखना ही पड़ेगा यदि आप अच्छे से क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं अपने एग्जाम में। तो देखिए इन दोनों प्रश्नों को ध्यान से। तो अब इसके बाद आगे चले हम लोग। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5, अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो आपके ऑप्शन है ए 1901, बी 1960, सी 1965 एंड डी 1969। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है डी। ओके, डी मतलब कि अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1969 में की गई थी। ठीक है फ्रेंड, आपको पता होना चाहिए कि जो नोबेल पुरस्कार था अर्थशास्त्र का, तो देखिए मैं यहाँ पर डिटेल में थोड़ा दे देता हूँ आप लोगों को कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1901 में। ठीक है, नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत थी वो कब की गई? 1901 में की गई थी। ठीक है, 1901 में की गई थी। अल्फ्रेड नोबेल महोदय जो कि डायनामाइट के आविष्कारक थे, ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल महोदय जो कि डायनामाइट के आविष्कारक थे, उनकी कुल संपत्ति, ठीक है, को उन्होंने कुल संपत्ति जो था उसका एक वसीयत तैयार किया गया। उस वसीयत के अनुसार उससे जो भी आमदनी होती थी, जो भी इनकम होता था, उसे उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है, होने वाले महत्वपूर्ण खोज जो कि सबसे महत्वपूर्ण हो और मानव जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करे और मानव जीवन के कल्याण के लिए उस विज्ञान का अगर जो अधिकतम प्रयोग किया जा रहा है तो उसे प्रोत्साहित करने के लिए वैश्विक स्तर पे या विश्व के महान वैज्ञानिकों के समूह में से हर साल हर क्षेत्र के, ठीक है, जैसे कि चिकित्सा, ठीक है, उसके बाद फिर भौतिकी, फिर रसायन, ठीक है, उसके बाद फिर शांति, फिर उसके बाद साहित्य, ठीक है, इन पांचों के लिए 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कर दी गई थी। ठीक है, ये इसकी कहानी है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जो अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार था उसकी शुरुआत उस समय नहीं की गई थी जिस समय
अल्फ्रेड नोबल साहब थे और उन्होंने इसकी घोषणा की थी। ठीक है, तो उस समय इसका कोई भी जो था मतलब कि रोड मैप नहीं बना था। लेकिन फिर बाद में दोस्तों, बाद में क्या हुआ, कब, तो 1968 की बात हम कर रहे हैं। 1968 के समय, ठीक है, क्या हुआ कि यहाँ पर एक संगठन है, ठीक है, जिसने अर्थशास्त्र के लिए प्रयास किया। तो वो संगठन कौन सा था, तो ये था स्वीडन का जो केंद्रीय बैंक है। कहाँ का, स्वीडन, स्वीडन का केंद्रीय बैंक, स्वीडन का केंद्रीय बैंक जो है, ठीक है, केंद्रीय बैंक, इसने 1968 में अर्थशास्त्र के लिए एक नोबेल पुरस्कार के को देने के लिए इसकी स्थापना की गई। क्या, स्वीडन के केंद्रीय बैंक के द्वारा। ठीक है, इसका नाम क्या है, स्वेरिक्स, ठीक है, क्या, स्वेरिक्स रिक्स बैंक, रिक्स बैंक, ठीक है, क्या, स्वेरिक्स रिक्स बैंक, यहां पे लिख दिया मैंने, आप इसे देखिए। स्वीडन के केंद्रीय बैंक स्वेरिक्स रिक्स बैंक के द्वारा 1968 में इस पुरस्कार की स्थापना की गई और 1969 में यह दिया जाना प्रारंभ हुआ। आपको ये बात समझ जाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर सारी बातों को बता दिया कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी, जो 5 क्षेत्र के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, लेकिन बाद में 1968 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक, ठीक है, स्वेरिक्स रिक्स बैंक के द्वारा 1968 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल प्राइज की स्थापना की गई और 1969 में 1969 में यह दिया जाना प्रारंभ हो गया। तो इस बात को समझ जाना है आपको। ठीक है, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, उसे भी आप यहीं पर समझ लीजिए तो ज्यादा अच्छा है। मैं मिटा रहा हूं थोड़ा सा, ये बात समझ जाइए कि जब नोबेल पुरस्कार का वितरण होता है, तो वितरण जो नोबेल पुरस्कार का होता है, उसमें 2 बातें आपको समझनी है। ठीक है, एक बात क्या समझना है कि जो शांति का नोबेल प्राइज प्राप्त होता है, शांति का जो नोबेल प्राइज प्राप्त होता है, ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। कहां, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। ठीक है, और बाकी जो भी नोबेल प्राइज हैं, जैसे कि भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, शांति और उसके साथ कौन सा, अर्थशास्त्र, इन सभी के लिए जो नोबेल प्राइज मिलता है, शेष या बाकी के लिए शेष हेतु कहां दिया जाता है, ये स्वीडन, स्वीडन के स्टॉकहोम, स्वीडन के स्टॉकहोम, ठीक है, जो उसकी राजधानी है, वहां पर दिया जाता है। तो ये दोनों प्राइज का वितरण देख लीजिए कैसे कैसे है। केवल शांति वाले को अगर हम देखें तो ये केवल कहां पर है, ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में है और बाकी सब कहां है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में है। तो इसे भी आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखना है आप लोगों को। ठीक है, ओके। और वितरण का दिवस तो कभी नहीं पूछता है, लेकिन आप ध्यान रखिए, आपके लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, 10 दिसंबर, 10 दिसंबर को। ठीक है, मतलब कि 10 दिसंबर वह दिन है जिस दिन इस पुरस्कार को वितरित किया जाता है। राइट, ओके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पर मूव करते हैं हम लोग। अर्थशास्त्र का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए आपके ऑप्शन क्या है, अल्वा मेंडल, बी है गुन्नार मेंडल, सी है लियोनिल हर्विज और डी है जॉन टिम्बरजेन। क्या, देखिए इस क्वेश्चन को कितनी खूबसूरती है, इस क्वेश्चन में मैं डिस्कस कर देता हूं। तो प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था किसे, अर्थशास्त्र का किसे दिया गया? तो ऑप्शन है आपके डी, जॉन टिम्बरजेन। जॉन टिम्बरजेन को 1969 में
दिया गया। 1969 में प्रथम बार यह पुरस्कार प्रदान किया गया दोस्तों, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि पहला पुरस्कार अर्थशास्त्र का है ना, नोबेल जो है वो 1969 में दिया गया। तो ये बात हुआ। उसके अलावे अगर हम लोग को देखना है तो देख सकते हैं, गुरनार मंडल जो है ये जर्मनी के गुरनार मंडल जो है ये स्वीडन के रहने वाले हैं। कहाँ के हैं? स्वीडन। गुरनार मंडल स्वीडन के हैं और इन्हें 1974 में नोबेल प्राइज दिया गया है। आपको पता होगा जो रोलिंग एक्शन प्लान हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजना में बनाई गई थी वो गुरनार मॉडल पे बनाई गई थी। ठीक है, गुरनार मॉडल पे बनाई गई थी। तो ये है गुरनार। ठीक है, हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजना में इसका जिक्र आता है रोलिंग एक्शन प्लान में। ठीक है, कभी हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे। अल्वा मंडल को देखिए, इन्हें शांति का नोबेल प्राइज मिला है। अल्वा मंडल को शांति का नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, अल्वा मंडल को शांति का नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, कब? 1982 में। ठीक है, उसके बाद फिर लियोनिल हर्बिज भी अर्थशास्त्र के ही क्या है, नोबेल प्राइज विनर है। लेकिन आपका आंसर क्या था? जॉन टिम्बरजेन, प्रथम बार। तो आगे हम लोग मूव कर सकते हैं अब यहाँ से फ्रेंड। ओके फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव किया जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अर्थशास्त्र की प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में वह महिला कौन है जिन्हें पहली बार क्या दिया गया? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। आपके ऑप्शन क्या है? क्लाउडिया गोल्डिन, बी नंबर इलिनर ओस्ट्रम, सी नंबर ईस्टर डुफ्लो, या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर है बी नंबर, ऑप्शन बी, क्या? इलिनर ओस्ट्रम। इलिनर ओस्ट्रम जो थी यह फर्स्ट विनर है। ठीक है, नोबेल प्राइज के सबसे पहली बार महिलाओं में। ठीक है, सबसे पहली बार महिलाओं में इलिनर ओस्ट्रम जी को ही मिला है नोबेल प्राइज, राइट। और सेकंड नंबर में कौन है? सेकंड नंबर में है ईस्टर डुफ्लो, राइट। ईस्टर डुफ्लो सेकंड नंबर में है। ये कौन है? तो देखिए यहाँ पर जरा सा डिस्कशन पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या है कि ये अभिजीत बनर्जी, ठीक है, अभिजीत बनर्जी, जो कि भारतीय मूल के अमेरिकी प्रोफेसर हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र के विषय में तो अभिजीत बनर्जी की ये क्या है? पत्नी है। कौन? ईस्टर डुफ्लो। ठीक है, ईस्टर डुफ्लो। तो मैं लिख दूं ईस्टर डुफ्लो अभिजीत बनर्जी की पत्नी है। इन दोनों को मिला करके 2019 में नोबेल प्राइज दिया गया था इन दोनों को सम्मिलित रूप से। ठीक है, तो इस बात को समझना है कि ईस्टर डुफ्लो दो मामले में महत्वपूर्ण है। पहला, एक तो ये दूसरी महिला है जिन्हें अर्थव्यवस्था का या अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज मिला, और ये सबसे कम उम्र की ऐसी महिला है जिसे अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। मेरे बातों को ध्यान से पकड़िए। अर्थशास्त्र का सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार ईस्टर डुफ्लो को दिया गया है, और साथ ही साथ ये अपने पति के साथ जोड़ी बना करके ये नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाली एक महत्वपूर्ण जोड़ी है। तो इसे भी याद रखना। इन दोनों को कब मिला था? इन दोनों को मिला था 2019 में। ये मैं बार बार लिख रहा हूं इसलिए कि हो सकता है कि एग्जाम में आपसे यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और क्लाउडिया गोल्डिन जो है वो थर्ड नंबर पे है जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपका आंसर क्या है? बी, इलिनर ओस्ट्रम, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव किया जाए। ओके फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव किया जाए। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र हेतु दिया गया? तो ये 2024 की बात हो रही है। ठीक है, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2024 किस क्षेत्र हेतु दिया गया? आपके ऑप्शन है माइक्रो आरएनए, ठीक है, या फिर न्यूरो साइंसेस, या सी नंबर हार्मोनल बैलेंस, या डी नंबर अनुवांशिकी उत्परिवर्तन। ठीक है, मतलब कि जिन वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार दिया गया 2024 के, ठीक है, चिकित्सा के नोबेल प्राइज के फील्ड में, तो उन्हें कौन से फील्ड में वर्क करने के लिए यह प्राइज दिया गया है, यही क्वेश्चन है आपका। तो इसका सही उत्तर है ए नंबर, माइक्रो आरएनए। ठीक है,
माइक्रो आरएनए, माइक्रो आरएनए के खोज के लिए, ठीक है, इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, माइक्रो आरएनए का मतलब होता है माइक्रो राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, माइक्रो राइबोसोमल या राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो देखिए इसमें क्या है, तो आपको मैं बताऊं कि विक्टर महोदय ने, ठीक है, विक्टर महोदय ने 1993 में सबसे पहली बार माइक्रो आरएनए की खोज की थी। माइक्रो आरएनए की खोज जो है विक्टर महोदय ने 1993 में की थी। ठीक है, राइट। तो ये है क्या, तो देखिए होता क्या है कि ये जो माइक्रो आरएनए का जो खोज हुआ या फिर इस पे रिसर्च हुआ, जिसके लिए चिकित्सा का नोबेल प्राइज दिया गया, इसमें यह देखा गया कि आखिर जीन का जो है, ठीक है, मानव के शरीर के क्रिया विज्ञान पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जीन के विकास का मानव के शरीर के क्रिया विज्ञान, ठीक है, या उसके शरीर के अंग जो कार्य करते हैं उस पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसे देखने में भी मदद मिला। फिर साथ ही साथ क्या है कि जीवों के विकास में जीन की क्या भूमिका है, इसको भी यहाँ पर देखा गया। ठीक है, साथ ही साथ प्रोटीन निर्माण या प्रोटीन संश्लेषण के लिए भी को भी यहाँ से देखा गया। ठीक है, उसके बाद फिर यह भी देखा गया कि जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण जो बीमारियां होती हैं, ठीक है, जैसे कि कैंसर, मधुमेह, ठीक है, हेपेटाइटिस, इन सभी बीमारियों के लिए किस प्रकार से जो माइक्रो लेवल का, मतलब कि एक जीन के अंदर जो माइक्रो लेवल का जो मतलब संरचना होता है, ठीक है, जिसके द्वारा उसे मतलब कि संदेश पहुंचाया जाता है, ठीक है, प्रोटीन के निर्माण के लिए। यदि प्रोटीन का निर्माण सही से जब नहीं होता है तो शरीर में कई तरह की बीमारियां होती हैं। ठीक है, और इसमें माइक्रो आरएनए की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो इस तरह के सभी महत्वपूर्ण मतलब कि रिसर्च के लिए, ठीक है, उसके अनुसंधान के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2024 का। इसे ही आपको ध्यान में रखना है, माइक्रो आरएनए का खोज इन्होंने किया था। ठीक है फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। क्वेश्चन नंबर 9, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया। ठीक है, तो आपके ऑप्शन क्या है, आपके ऑप्शन है ए गैरी रुबकुन, ठीक है, गैरी रुबकुन, देखिए इंग्लिश हिंदी दोनों मैंने लिख दिया है, और सेकंड नंबर है विक्टर एम्ब्रोस, विक्टर एम्ब्रोस। ठीक है, तो आपके क्या है ऑप्शन, क्या है, ए केवल एक मतलब कि ओनली वन, बी नंबर है केवल दो ओनली टू, सी नंबर है वन, एक और दो दोनों ही बोथ, एंड डी क्या दिया हुआ है, न तो एक और न ही दो, मतलब दोनों में से कोई नहीं। तो आपके उत्तर है सी, सी मतलब दोनों ही आपके उत्तर होंगे। फ्रेंड्स, 2024 का जो नोबेल प्राइज है वो दोनों को दिया गया था। ठीक है, गैरी रुबकुन और विक्टर एम्ब्रोस दोनों को दिया गया था। इन दोनों के जोड़ी ने क्या किया था, माइक्रो आरएनए, ठीक है, पर रिसर्च किए। ठीक है, इस माइक्रो आरएनए की जो खोज थी उसे विक्टर एम्ब्रोस, जिसे मैंने पूर्व के क्वेश्चन में बताया था कि विक्टर महोदय ने सबसे पहली बार 1993 में इस आरएनए को खोजा था। आपको पता ही होगा, आपने विज्ञान में पढ़ा होगा कि आरएनए क्या है, प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करता है। ठीक है, इसके कई प्रकार होते हैं, जैसे कि एमआरएनए, टीआरएनए, आपने पढ़ा होगा एमआरएनए, ठीक है, उसका फिर आपने पढ़ा होगा टीआरएनए, ठीक है, मतलब मैसेंजर आरएनए, ठीक है, और उसके बाद फिर क्या है, ट्रांसलेशन आरएनए। तो इस तरीके से होता है, मतलब ये संदेश पहुंचाता है। ठीक है, संदेश को पहुंचाता है। जब प्रोटीन का निर्माण जो होता है एक पूरे प्रक्रिया के तहत होता है। ठीक है, आरएनए के द्वारा प्रोटीन का, ठीक है, निर्माण किया जाता है, जिसमें जो भी केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उनको एक जगह पर लाना, ठीक है, एक जगह पर इनके द्वारा सूचना दिया जाता है एमआरएनए के द्वारा, और टीआरएनए के द्वारा क्या होता है, ये सभी मिलकर के वहां पर पहुंचाते हैं केमिकल कंपाउंड्स को, जिससे कि क्या होता है, शरीर में जो आवश्यक जो प्रोटीन्स हैं उनका निर्माण हो सके। तो इनका निर्माण करने में इनकी भूमिका होती है। तो इसी तरीके से माइक्रो आरएनए की भी खोज की गई, मतलब वह आरएनए का छोटा सा हिस्सा, ठीक है, जिसकी महत्वपूर्ण
मतलब महत्वपूर्ण मौजूदगी होती है, महत्वपूर्ण कार्य होता है, ठीक है, पूरे के पूरे मतलब कि शरीर को सही ढंग से कार्य करने के लिए, है ना। तो उसके बारे में अध्ययन इन्होंने किया था, है ना। और उन्होंने ये बताया था कि यदि शरीर में किसी भी कारणवश यदि माइक्रो आरएनए ठीक से कार्य नहीं करते हैं तो कई प्रकार की विकृतियां उत्पन्न हो सकती है, ठीक है, और शरीर ठीक से कार्य नहीं करता है तो सही से प्रोटीन का निर्माण में भी समस्या आएगा, और इससे कई तरह की बीमारियां, जैसे कि मैं लिख दूं अगर यहाँ पर, तो जैसे कैंसर, उसके बाद फिर हेपेटाइटिस और मधुमेह या डायबिटीज, ठीक है, डायबिटीज, इस तरह के महत्वपूर्ण चीजों को देखा जा सकता है। तो इसे आप लोग समझ जाइए अच्छे तरीके से। तो ये बात तो समझना है कि आपके ये दोनों ही जो साइंटिस्ट हैं, इन दोनों को ही क्या है, नोबेल प्राइज दिया गया है 2024 के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग को मूव करना चाहिए फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि भौतिक का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया, राइट। तो आपके ऑप्शन क्या है, आपके पहला नंबर जो है वो है जोसेफ हॉपफील्ड, राइट, जोसेफ हॉपफील्ड, और सेकंड नंबर है जेफरी हिंटन, राइट, जेफरी हिंटन। तो आपके ऑप्शन है केवल एक, बी है केवल 2, फिर 1 और 2 दोनों, और फिर डी कहता है कि ना ही 1 और ना ही 2, राइट। तो आपके क्या होंगे आंसर, सी मतलब कि 1 और 2 दोनों। भौतिकी के नोबेल पुरस्कार जो प्रदान किया गया है 2024 के लिए, वो जोसेफ हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन दोनों को दिया गया है, ठीक है। ओके, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 11, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र हेतु दिया गया है, किस क्षेत्र हेतु दिया गया है, इसे भी हम लोग जानेंगे, ठीक है, किस एरिया के लिए दिया गया है। तो रिसर्च एरिया क्या था, आप देखिए ऑप्शन में क्या है, मशीन लर्निंग, बी नंबर है चुंबकत्व मैग्नेटिज्म, सी नंबर है तारों के जीवन के बारे में, राइट, या फिर प्रणाली के बारे में, या फिर डी नंबर है ब्लैक होल के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपका जो सही उत्तर है वो है ए, ठीक है, मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के विषय में इन लोगों ने दोनों ने मिलकर कार्य किया है, ठीक है। इसके वजह से ही क्या हुआ कि इन दोनों को क्या दिया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2024 का। जैसे जेफरी हिंटन जो है, ठीक है, इन्हें एआई का गॉडफादर कहा जाता है। क्या, जेफरी हिंटन को एआई का गॉडफादर कहा जाता है, गॉडफादर, एआई का गॉडफादर है एआई के, ठीक है। तो मतलब इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है, ठीक है, पिलर हैं ये लोग इस फील्ड के। उसके बाद फिर क्या है कि जैसे मशीन लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग का मतलब होता है कि कोई मशीन जो बुद्धिमत्ता के साथ कार्य करे, राइट। जैसे कि मनुष्य क्या है, मनुष्य भी एक मशीन है, उसका भी शरीर का एक क्रिया विज्ञान है, जिसको मेडिकल साइंस के अंदर हम पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी को, और कैसे कौन सा अंग कार्य करता है इसे देखा जाता है, ठीक है। और मनुष्य कैसा मशीन है, ऐसा मशीन है जो अपनी बुद्धि का यूज करके कार्य खुद से करता है, वो सेल्फ रेगुलेटेड है, ओके। तो ऐसा मशीन है, तो ऐसा हम लोग जो जिस मॉडल का यूज करते हैं मशीन का, वो सेल्फ रेगुलेटेड नहीं होता है, उसे रेगुलेशन उसका मनुष्य के द्वारा किया जाता है, ठीक है। प्रोग्रामिंग के तहत वो कार्य करता है, चाहे वो रोबोटिक्स हो या फिर कोई भी कारखाने या फिर कल पुर्जे जो भी कार्य करते हैं वो सब हो, ठीक है। तो बेहतर प्रोग्रामिंग के द्वारा ही कार्य किया जाता है। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या एक प्रोग्रामिंग है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत क्या किया जाता है कि किसी भी मशीन को या किसी रोबोटिक्स को हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे प्रोग्राम करते हैं कि वो हमारी इच्छा के अनुरूप कार्य करे, ठीक है। तो वो एक प्रोग्रामिंग हो गया, ठीक। उसी तरीके से मशीन लर्निंग भी एक ऐसा ही विषय है जिसके अंतर्गत हम किसी कलपुर्जे या मशीन को एक थोड़े से इंटेलिजेंसी के साथ यूज करते हैं, ठीक है। अर्थात तो थोड़े बुद्धिमत्ता की तरह कार्य करे और यूज हो, तो जिससे मनुष्य का जीवन और आसान हो जाए, ठीक है। जैसे कि कल कारखाने, चिकित्सा विज्ञान, ठीक है, कृषि विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, चाहे इस तरीके के जो भी फील्ड होंगे, है ना, तो उसमें मानव जीवन के कल्याण के लिए, ठीक है, मानव जीवन को अधिक सरल बनाने के लिए इस तरह के कंसेप्ट का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन इसके कई ड्रॉबैक्स भी हैं, ठीक है, जो कि समय समय पर पता चलते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि आज ऐसा माना जाता है कि लोग कहते हैं
कि मशीन लर्निंग सिस्टम जब आएगा, एआई आएगा, तो फिर क्या होगा कि रोजगार समाप्त हो जाएंगे, ठीक है, और क्या हो जाएगा, लोगों में बेरोजगारी ज्यादा छा जाएगी। तो इस तरीके से कि मानव का स्थान लेंगे वो लोग, मानव को रिप्लेस कर सकते हैं वो लोग, तो इस तरह का है। बहरहाल ये तो भविष्य की बात है कि कैसी होगी, अभी तो ये फील्ड क्या है, अभी रिसर्च का ही एरिया है और धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से बातों को ध्यान में रखना है और चीजों को समझते हुए हम लोगों को कार्य करना है। तो मशीन लर्निंग को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एआई के बेसिस पर, एआई के पर बेस्ड कंसेप्ट है, उसके तहत मशीन को हम सही तरीके से और अधिक इंटेलिजेंसी के साथ यूज कर सकते हैं। तो ये था ऑप्शन ए, मशीन लर्निंग सही है आपका। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल सकते हैं। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक विज्ञान हेतु नोबेल पुरस्कार 2 बार किस एक ही व्यक्ति को दिया गया, ठीक है। ए है मैडम क्यूरी जी, बी नंबर हेनरी ब्रैग, सी नंबर जॉन बार्डिन, या डी नंबर आर्थर ऑस्किन। बहुत महत्वपूर्ण है, ये सभी लोग नोबेल प्राइज विजेता है, ठीक है, लेकिन इनमें सही उत्तर क्या है, जॉन बार्डिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट और उम्दा व्यक्ति हैं, बहुत ही उम्दा व्यक्तित्व है जॉन बार्डिन। जॉन बार्डिन जी को 2 बार एक ही विषय में नोबेल प्राइज दिया गया है, पहला व्यक्ति है, पहले व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें भौतिकी में क्या है, 2 बार नोबेल प्राइज से नवाजा गया है इन्हें, जॉन बार्डिन, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद फिर आपके क्वेश्चन नंबर 13 पे आएंगे हम लोग। तो प्रथम भौतिकी नोबेल प्राप्तकर्ता कौन है, ठीक है, भौतिकी के प्रथम नोबेल प्राप्तकर्ता कौन है। तो ए नंबर विल्हम रॉन्टजन, बी नंबर मैडम क्यूरी, सी नंबर आर्थर ऑस्किन, या डी नंबर नील बोर, राइट। तो आपके ऑप्शन जो है ए सही होंगे, विल्हम रॉन्टजन, ठीक है। विल्हम रॉन्टजन जी को 1901 में पहली बार दिया गया। ये जर्मनी के रहने वाले थे, कहाँ के, जर्मनी के थे, ठीक है, ये जर्मनी के रहने वाले थे मिस्टर रॉन्टजन, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इस बात को, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग को मूव करना चाहिए दोस्तों। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 14। निम्न कथनों पर विचार करना है अब आप लोगों को। देखिए, मैंने 2 स्टेटमेंट बोलूंगा, बताना है दोनों स्टेटमेंट में से कौन कौन से स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो पहला, भौतिक का नोबेल पुरस्कार पाने वाली मैडम क्यूरी जो है पहली महिला थी, ठीक है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार पाने वाली मैडम क्यूरी पहली महिला थी। तो राइट, एकदम राइट, कोई डाउट नहीं है इसमें। 1903 में, ठीक है, फ्रांस की मैडम क्यूरी जिन्हें 1903 में भौतिकी का नोबेल प्राइज दिया गया था, और यह सम्मान पाने वाली यह पहली महिला है, एकदम राइट है। फिर सेकंड नंबर पे आइए, मैडम क्यूरी को 1911 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में भी नोबेल प्राइज मिला था। अनडाउटली एकदम राइट है, ये कोई दिक्कत नहीं है। 1911 में इन्हें रसायन विज्ञान के क्षेत्र में भी नोबेल प्राइज मिला था। तो आपका उत्तर होगा सही सी, ठीक है, मतलब कि 1 और 2 दोनों, मतलब कि दोनों आंसर सही होगा। तो मैडम क्यूरी एक महान पर्सनालिटी है, ठीक है, विज्ञान के जगत में। इन्हें 2 बार मिला था क्या, नोबेल प्राइज, एक बार भौतिकी के क्षेत्र में 1903 में, और एक बार मिला था रसायन के क्षेत्र में 1911 में, ठीक है। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कीजिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में रसायन का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया। तो आपके ऑप्शन क्या है, डेविड बेकर, राइट, बी नंबर डेमिस हसाबीस, और सी नंबर जॉन जम्पर, और डी क्या है, उपरोक्त सभी। तो देखिए, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, इन तीनों को मिला करके इस बार का 2024 का यह प्रतिष्ठित रसायन का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिसमें डेविड बेकर, डेमिस हसाबीस और जॉन जम्पर तीनों ही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से सभी। फ्रेंड्स, यह महत्वपूर्ण पुरस्कार जो है इस बार किस विषय पर दिया गया या किस चीज के शोध के लिए दिया गया। तो इसका विषय क्या था, प्रोटीन के निर्माण को इसमें समझना सबसे महत्वपूर्ण बात था इसमें, ठीक है।
तो प्रोटीन को डिकोड करना, ठीक है, प्रोटीन के निर्माण को डिकोड करने के लिए, ठीक है, मतलब कि इस बात इन रसायन शास्त्र के जो वैज्ञानिकों को 2024 का जो नोबेल प्राइज दिया गया वो किस लिए दिया गया, तो प्रोटीन से संबंधित रिसर्च करने के लिए दिया गया। अर्थात इन्हें दिया गया था कि प्रोटीन के संरचना को डिकोड करने के लिए, ठीक है, प्रोटीन के संरचना को, ठीक है, इसको यहाँ पे हम लोग संरचना लिख लें तो भी बहुत अच्छा होगा, वो भी ठीक था, प्रोटीन के संरचना को डिकोड करने के लिए, ठीक है, इन्हें दिया गया था। साथ ही साथ प्रोटीन के निर्माण, ठीक है, प्रोटीन के निर्माण को और कैसे समझा जा सकता है, मतलब कि प्रोटीन निर्माण के समझ के लिए, इन दोनों बात को एक साथ मिला के आप पढ़िए तो ज्यादा क्लियर होगा कि मतलब कि इन्होंने प्रोटीन के संरचना को डिकोड करने के लिए और साथ ही साथ उसका निर्माण और अच्छे से कैसे हो जाए इसको समझने के लिए ये पूरा अध्ययन केमिस्ट्री का ये लोग किए थे, ठीक है, किए थे। तो आइए इसमें से इन दोनों वैज्ञानिकों के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, थोड़ा सा हल्का सा अलग हटके, कि देखिए जो डेमिस हसाबीस जो है ये क्या है, ये गूगल का एक एआई अनुसंधान क्षेत्र है, मतलब विंग है, विंग, क्योंकि गूगल एक बहुत बड़ी संस्थान है, उसमें कई तरह के अनुसंधान चलते हैं, ठीक है। तो गूगल के डीप माइंड के सीईओ है, ये सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है डेमिस हसाबीस, राइट। ये करती क्या है, ये जो गूगल का विंग है ना, ये क्या करता है, एआई अनुसंधान, ठीक है, एआई अनुसंधान वैज्ञानिक कार्य यहां किया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर जॉन जम्पर जो है ना, ये भी गूगल के ही क्या, गूगल के वैज्ञानिक हैं, ये गूगल के वैज्ञानिक हैं, ठीक है। तो आपको इन दोनों को समझना, दोनों गूगल से जुड़े हुए हैं। एक जो है क्या है, गूगल डीप माइंड के सीईओ है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुसंधान कार्य को देखते हैं, और जॉन जम्पर भी क्या है, ये भी गूगल वैज्ञानिक है, जो कि मतलब कि एआई से ही जुड़े हुए अनुसंधान कार्य में इनका अग्रणी भूमिका है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, और इन तीनों ने मिलकर के क्या किया है, इन तीनों ने मिलकर के अल्टीमेटली प्रोटीन के निर्माण को डिकोड करने का पूरा अध्ययन किया है और प्रोटीन के निर्माण को और अच्छे से समझने में अपनी भूमिका निभाई है। तो इस तरीके से देखें तो ये हो गया रसायन के 2024 के रसायन के पुरस्कार के विषय में, नोबेल पुरस्कार के विषय में। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग एक बार। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि रसायन के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इन्हें प्रदान किया गया 2 बार नोबेल प्राइज। तो देखिए पहला नंबर है फ्रेडरिक सेंगर और सेकंड नंबर है बेरी शार्पलेस, ठीक है। तो आपके ऑप्शन क्या है, ए केवल एक और बी है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों, डी है ना ही 1 ना तो 2। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा सी, ठीक है, सी है इसका सही उत्तर। मतलब फ्रेडरिक सेंगर और बेरी शार्पलेस दोनों को जो है वो 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है रसायन के फील्ड में। फ्रेडरिक सेंगर जो है एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। देखिए फ्रेडरिक सेंगर जो थे उन्होंने क्या था, मॉलिक्यूलर, यहां पे मैं लिख दूं फ्रेडरिक सेंगर जो है, फ्रेडरिक सेंगर है क्या है, इन्हें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है, क्या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के फील्ड में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है, ठीक है। इन्हीं के फॉर्मूले पर, ठीक है, इन्हीं के मेथड पर, इनके मेथड पर ही बेस्ड था, जिससे डीएनए, ठीक है, की संरचना, डीएनए की संरचना पर क्या किया गया, और अधिक शोध किया गया, और अधिक शोध किया गया। मतलब कि जो फ्रेडरिक सेंगर थे ये
मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के फील्ड में ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। और डीएनए की जो संरचना है दोस्तों, जो मॉलिक्यूलर लेवल पर जो डीएनए की जो संरचना होती है उसे और अधिक रिसर्च किया गया इन्हीं के मेथड के बदौलत। साथ ही साथ इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन पर भी इन्होंने कार्य किया है। ठीक है, इंसुलिन पर भी इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो इस तरीके से देखें तो फ्रेडरिक सेंगर जी जो थे वो केमिस्ट्री के फील्ड में, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जिनके लिए इन्हें 2 बार इनको दिया गया है। क्या है, इनको 2 बार दिया गया रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। ठीक है, इंसुलिन के क्षेत्र में देखिए जो आज सबसे महत्वपूर्ण है, आज पता होगा आपको कि जिसके शरीर में इंसुलिन नहीं बनता है तो डायबिटीज का वो पेशेंट हो जाता है। टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट भारत देश में विश्व में सबसे अधिक तेजी से फैल रहे हैं और संख्या भी सबसे अधिक है। ठीक है, तो इंसुलिन के संरचना को समझने में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है। इंसुलिन पर, या फिर मैं ठीक से लिख दूं अगर यहाँ पर थोड़ा जगह कम है, तो इंसुलिन की संरचना पर कार्य किया है। तो इसे समझना है आपको, तो इस तरीके से आपको इस बात को समझना है। तो फ्रेडरिक सेंगर और बेरी शार्प्स दोनों ही आपके आंसर होंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17। एकमात्र वैज्ञानिक जिन्हें रसायन के साथ साथ शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, मैडम क्यूरी जी, बी नंबर फ्रेडरिक सेंगर जी, सी नंबर लिनस पाउलिन जी, या डी नंबर जॉन बी गुडएनफ जी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका, सी नंबर, सी आपका सही उत्तर होगा, लिनस पाउलिन। तो फ्रेंड्स, लिनस पाउलिन एक ऐसे पर्सनालिटी थे जो पहले पर ऐसे पर्सनालिटी थे जिन्हें, ठीक है, जिन्हें क्या, जिन्हें 2-2 क्षेत्र में, ऐसे क्षेत्र में दिया गया जो दोनों अलग अलग हैं। जैसे एक विज्ञान का क्षेत्र और एक शांति का क्षेत्र। तो लिनस पाउलिन को विज्ञान में रसायन के साथ साथ, ठीक है, रसायन के साथ साथ क्या, शांति का भी नोबेल प्राइज उन्हें दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा लिनस पाउलिन। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे पाउलिन का अपवर्जन सिद्धांत। ठीक है, तो इन्हीं का दिया हुआ अपवर्जन सिद्धांत है ये। तो इसी तरीके से आज का ये जो हम लोगों का करंट अफेयर्स 2024 का जो सेशन था वो नोबेल प्राइज पे बेस्ड था, और मैंने लगभग अच्छे क्वेश्चनों को यहाँ पर रखा है। ठीक है, मैंने केवल और केवल 2024 पे ही बेस्ड क्वेश्चन ना रख करके थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव किया है डिस्कशन को। और मैंने किसे मिला, क्यों मिला, उनका कौन कौन सा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट था, कहाँ कहाँ पे उन्होंने कार्य किया, रिसर्च किया, तो जिसे एक्नॉलेज करते हुए वर्ल्ड लेवल पे उन्हें इतना बड़ा पुरस्कार प्रदान किया गया, उसे भी मैंने इसमें कवर किया है। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण माइलस्टोन भी हैं नोबेल प्राइज के जो पहले घटित हो चुके हैं, उन्हें भी मैंने इसमें समाहित किया है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग इसे बार बार याद कीजिए, नोट कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से ही आएंगे बिल्कुल। और इस तरीके से हम लोग अपने सेशन को फिर से कल आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लिए यहीं पर रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच।